स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परम गुरु में। और मैं चेतन प्रताप एक बार आपके लिए फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो है ग्रामर के बेसिक्स से रिलेटेड। और इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण यूज जो है आज इट का यूज। यानी आज हम लोग बात करेंगे इट के प्रयोग पर। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इट के सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल। यानी एक एक पॉइंट, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा, कोई भी ऐसा इट का यूज नहीं होगा जो इस वीडियो में ना हो। हर यूज इस वीडियो में दिया जाएगा पूरा कंप्लीट विद एनालिसिस। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, उसको सीख जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं परम गुरु में। चलिए शुरू करते हैं। अब हालांकि जो इट है, पहले तो इट का परिचय जान लेते। इट होता क्या है? इट एक प्रकार का प्रोनाउन है, वो भी पर्सनल प्रोनाउन। पहली चीज पर्सनल प्रोनाउन, ये थर्ड पर्सन में आता है। पहली चीज तो समझिए थर्ड पर्सन, जैसे आई वी होता है फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही सी इट और दे या किसी का नाम, वो सब थर्ड पर्सन आता है। तो इसी प्रकार से ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ये थर्ड पर्सन है, ठीक। अब अगर बात की जाए सब्जेक्ट के रूप में, तो इसका एक दूसरा नाम है जिसके रूप में ये प्रयोग होता है, वो है नकली कर्ता, डमी सब्जेक्ट। जैसे मोबाइल की दुकान वगैरह में जाओ, तो जो हमें मोबाइल देखने जाते हैं, उस मोबाइल का एक टाइप का प्रोटोटाइप, या ये कहें कि उस मोबाइल के एक डमी सब्जेक्ट रखा, एक डमी मोबाइल रखा होता है जो नकली मोबाइल होता है, ठीक। वैसे ये नकली कर्ता होता है, ठीक, समझ गए। इसको न्यूटर जेंडर भी बोलते हैं, यानी वो जेंडर जो नपुंसक लिंग होता है, अर्थात ना स्त्री ना पुरुष, ठीक। तो इट सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, समझ गए। इसको नकली कर्ता बोलते हैं। अब नकली कर्ता के बोलने का अर्थ क्या हुआ, समझिए गौर से। नकली कर्ता का अर्थ यह हुआ कि जहां कर्ता की जरूरत हो और कर्ता मौजूद ना हो, उधर हम नकली कर्ता का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद ना हो और सब्जेक्ट रखना आवश्यक हो, तो इन दैट केस वी हैव टू फिक्स इट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट की जगह हमें इट को फिक्स करना पड़ता है, समझ गए। ये इट का इंट्रोडक्शन हुआ, समझ गए। अब इसको समझ लेते हैं, इट प्रयोग किस किस के साथ होता है। तो गौर से समझते हैं, आपको बहुत आसानी से। पहली चीज तो छोटे बच्चों के साथ इट का यूज करते हैं। अब छोटे बच्चे क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे न्यूटर जेंडर में आते, ना उनको स्त्री कहते हैं ना पुरुष। अर्थात कोई बच्चा है छोटा सा, वो स्त्री या पुरुष ना समझा जाकर उसको हम न्यूटर जेंडर में लेते हैं, इसलिए उसको इट उनकी जगह प्रयोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में उनकी जगह हम इट का यूज करेंगे। दूसरा, जानवरों के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, जो सजीव ना हो, यानी नॉन लिविंग थिंग, ध्यान रखना। समय संबंधी, मौसम संबंधी, दिन, महीना, वर्ष, कोई प्राकृतिक घटना। प्राकृतिक घटना बोले तो पानी गिरना, ओले गिरना, तूफान आना, है ना। तो इस तरीके से जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके लिए भी इट का यूज करते हैं। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। छोटे बच्चों, जानवरों, निर्जीव चीज़ों के लिए मौसम, समय, प्राकृतिक घटनाएं, दिन, महीना, वर्ष, इनके लिए हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। अब चूंकि इट हमेशा सिंगुलर माना जाता है, ध्यान रखिएगा, इट सिंगुलर होता है। तो इट के साथ जो वर्ब लगती है ऑलवेज, वो आपकी बी वर्ब होती है। यानी अब बी वर्ब में भी सिंगुलर में आएगी, आपकी इज आएगी प्रेजेंट में, पास्ट में वाज लगेगी सिंगुलर के लिए, और फ्यूचर में विल बी लगेगी। यानी इट के साथ इज, बाज और विल बी का ही यूज होता है बी वर्ब के रूप में, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मली अगर इसके सिंटेक्स की बात की जाए कि अगर सिंपल सेंटेंस इसका होगा तो कैसे बनेगा, पहले बनेगा इट, ध्यान रखना। फिर मान लो सिंपल सेंटेंस हुआ, निगेटिव ना हुआ, तो पहले इट, फिर बी वर्ब। अब बी वर्ब के रूप में यदि वर्तमान की बात हो रही, अंत में हा शब्द आया है तो इज लगेगा, था आया है तो वाज लगेगा, और गा आया है तो विल बी लगेगा। फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो होता है जो वाक्य को पूरा कर दी।
वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, ठीक। यानी इसमें मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट नहीं होता। कारण क्या है, ये नॉर्मल यूज है इट का। तो नॉर्मल यूज होता है तो वहां कोई काम होने की बात नहीं होती विशेष, तो जिस कारण से हम वहां वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे। जहां वर्ब नहीं होता उधर ऑब्जेक्ट नहीं होता, सीधी सी बात है। इसलिए डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इट हो गया, बी वर्ब हो गया, फिर सीधा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। आगे देखते हैं। जैसे अब उदाहरण के रूप में देखें, समझे जरा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट इसको समझिए। जैसे मध्य रात्रि थी, यहां बात हो रही है आपकी समय की। मध्य रात्रि थी, तो मध्य रात्रि बोले तो मिडनाइट, है ना। तो अब मध्य रात्रि थी, ये तो बोला नहीं है कि जैसे राम चोर था तो अपन बोल देते राम वाज अ थीप, इस टाइप से बोल देते, है ना, है ना। ये श्याम बहुत होशियार था तो श्याम वाज ब्रिलियंट, ऐसे बोलते। अब यहाँ ये कहा कि मध्य रात्रि थी, अब कर्ता की जरूरत है और कर्तापन को चाहिए है, क्योंकि कर्ता शुरुआत में लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो ऐसी स्थिति में नकली कर्ता डमी सब्जेक्ट लेते हैं, जिसको न्यूटर जेंडर बोलते हैं। तो इट लेंगे, इट। अब था शब्द आया तो वाज आएगा, इट वाज मिडनाइट, अर्धरात्रि थी। और समय की बात हो रही इसलिए इट को ले लेते हैं। यानी समय संबंधी प्राकृतिक घटना, छोटे बच्चों, जानवरों और निर्जीव चीजों के लिए हम कर्ता की जगह इट लगाते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। एक एक एग्जाम्पल समझते जाइए, बहुत मजा आएगा वीडियो में, आपको लगेगा कि सब याद हो गया। मौसम सुहावना है, मौसम सुहावना है, तो इसको बनाएंगे द वेदर इज प्लेजेंट। इसको नॉर्मली ऐसे बना लेंगे क्योंकि इसमें बताया गया है कि मौसम सुहावना है। लेकिन यही सेंटेंस बन सकता है कैसे, इट से शुरू होते, इट इज अ प्लेजेंट वेदर। एक प्लेजेंट वेदर है, प्लेजेंट वेदर, एक प्लेजेंट वेदर है, ऐसी भी इट इज अ प्लेजेंट वेदर, ठीक। या द वेदर इज प्लेजेंट। हालांकि मुझे इट से ये बनाना चाहिए था, मैंने सीधा डायरेक्ट ये दे दिया, लेकिन इसको इट से बना, इट इज अ प्लेजेंट वेदर। आगे देखिए, मेरी घड़ी में 4 बजे, यहां 4 बजे इंडिकेट कर रहा है समय की बात को, ध्यान रखना। तो इट इज 4 o'clock, इट इज। अब मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, अब ये तो नहीं कहा कि किसी ने बजा दिए, सब्जेक्ट नहीं है उसमें, ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले देख लेते हैं इट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, और फिर इट इज है क्या है 4 बजे, और फिर काय में मेरी घड़ी में। जब भी किसी की घड़ी में समय होता है तो वाई लगाती, जैसे उसकी घड़ी होती वाई हिज वॉच हो जाता है, तुम्हारी घड़ी वाई और वॉच हो जाता है, इस तरीके से। आगे देखें, तो समय, मौसम, छोटे बच्चों, जानवरों, निर्जीव चीजों के लिए हम इट का यूज करते हैं। जैसे आगे देखें फॉर एग्जाम्पल, और आगे देखें, देखिए, इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। जैसे अब अंधेरा हो रहा था माने अब ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई कर, समझे। अब आगे देखते हैं। सेंटेंस दिया है जोरदार बारिश हो रही है, माने जोरदार बारिश हो रही है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रहा रही आ गया, ठीक। अब चूंकि मौसम वाली बात है तो इट से शुरू होगा, इट इज, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही, हैविली माने जोरदार। क्या आज सोमवार नहीं है, तो क्या शब्द पहले आया, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और चूंकि मौसम समय वाली बात है इसलिए इट से शुरू होगा, तो इट के लिए इज है शब्द आया अंत में, इसलिए इज से शुरू होगा। इज इट, अब नॉट, अब नॉट इसलिए क्योंकि नहीं आया, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है। इज इट नॉट मंडे टुडे, इस तरीके से हो जाएगा, समझ गए। अगर यही सेंटेंस होगा, क्या आज क्या कल सोमवार नहीं होगा, इस तरह होगा शब्द होता, तो अपन को विल भी लगाना पड़ेगा। तो पहले विल अकेला लगेगा, फिर इट, और फिर नॉट, और फिर बी। ध्यान रखना, बी के पहले नॉट आएगा, और वो भी बी कहाँ आएगा, इट के बाद, क्योंकि जब कंपाउंड वर्ब होती है तो बीच में सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आगे बढ़ जाती बात। आगे देखें, आगे समझते हैं। कल छुट्टी होगी, जैसे ये सेंटेंस, ये कल छुट्टी होगी, होगी शब्द आया, बिल भी लगेगा, तो फिर समय वाली बात है, तो इट पहले क्या होगा, इट, फिर आएगा बिल, इट बिल, और फिर बी, इट बिल बी हॉलीडे, और कब, कल, टुमारो,
इट विल बी हॉलीडे टुमारो। आगे देखें, प्रार्थना पत्र लिखना सरल नहीं है। क्या नहीं है सरल? प्रार्थना पत्र लिखना। अब इस सेंटेंस को समझिए गौर से। जब भी सेंटेंस ऐसा आए जिसमें सब्जेक्ट ना हो बल्कि सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव हो, क्या लिखना सरल है? सरल नहीं है। प्रार्थना पत्र लिखना, ये चीज जब इस तरीके से हो, लिखना, ना नी ने, ध्यान रखना, जैसे ये करना वो करना, इस तरीके से उसके बारे में बताया जाए। जैसे मैं बोलता सपोज दैट ये सेंटेंस होता, राम सरल नहीं है, तो इसको अपन बनाते राम इज नॉट इजी, ऐसा बोलते। लेकिन अब राम की जगह कोई काम आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। पहला तरीका, इट से बनाओ, इट इज नॉट, ये नहीं है, इजी टू राइट, लिखना, ना नी ने आ जाए तो समझ जाओ टू लग जाता है। इट इज नॉट इजी टू राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र। अब यही सेंटेंस बन सकता है, जैसे मान लो पत्र लिखना सरल नहीं है, इसकी जगह राम होता पत्र लिखना की जगह, तो अपन लिख दे राम इज नॉट इजी। अब इसी को अपन प्रार्थना पत्र लिखना को भी अपन सब्जेक्ट बना सकते ऐसे, टू राइट, टू राइट अ लेटर, लेटर नहीं एप्लीकेशन, टू राइट एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन इज नॉट इजी, इस तरीके से हो जाता। ऐसे भी बन जाते ये। जैसे अगला दिया है जस्ट, संगीत सीखना आसान नहीं है। क्या नहीं है आसान? संगीत सीखना। तो फिर वही आ गया, इन्फिनिटिव के रूप में सब्जेक्ट आ गया। जैसे मैं कहूँ श्याम आसान नहीं है, तो श्याम इज नॉट इजी, ऐसे कर देते, है ना। सपोज दैट, एक मान के चलते उसको, ऐसी संगीत सीखना आसान नहीं है, संगीत सीखना, फिर यहाँ इन्फिनिटिव के रूप में आ गया सब्जेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में दो तरीके से बनेगा। पहले तो इट से बनाओ, इट इज नॉट इजी टू लर्न, सीखना म्यूजिक, ये ऐसी बना, टू लर्न म्यूजिक, संगीत सीखना इज नॉट इजी, ऐसे ही बना सकते थे। आगे देखें, झूठ बोलना पाप है। क्या है पाप? झूठ बोलना, झूठ बोलना पाप है। फिर आ गया नानी ने, इन्फिनिटिव के रूप में सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट है लेकिन इन्फिनिटिव के रूप में, एग्जैक्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको इट से शुरू करते, ध्यान रखिएगा। जैसे होता झूठ बोलना की जगह राम होता या और कोई होता, ठीक, तो अपन सीधा वो लिख देते। ऐसी अब इसमें चूंकि सब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटिव के रूप में, इसलिए इट लगा देंगे, इट इज सिन टू टेल अ लाई, झूठ बोलने। या ऐसे ही बना सकते, टू टेल अ लाई, अब सब्जेक्ट की जगह इतना लिख दो, झूठ बोलना इज सिन। ऐसे भी ये दो तरीके से सेंटेंस बनते हैं जिसमें इन्फिनिटिव हो, कर्ता के रूप में। आगे देखें, समझें, यह मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी, यह मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी, ठीक, यह मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी। गौर से समझना, जब इस तरीके से जोर देने वाला सेंटेंस आ जाए, मैं ही था, ये जोर देने वाला सेंटेंस, जब ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए तो समझ जाओ कि उसमें इट का प्रयोग होना है, ध्यान रखना। तो यह मैं ही था, पहले इतने को अगर बनाएंगे तो इसको लिखें इट, यहाँ आई नहीं है, एक्चुअली मैं लिखने में गलती कर गया, इट होना चाहिए, इट वाज आई, ये मैं ही था, हु जिसने, ध्यान रखना इसको, पहले इतने को बना लेते, मैं ही था यानी जोर दे रहे तो इट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज आई, इट वाज आई। अब जिसने के अर्थ में रिलेटिव प्रोनाउन हु देंगे आई के लिए, इट वाज आई हु हेल्प्ड यू। अब चूंकि तब पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकेंड फॉर्मूला हु हेल्प्ड यू। आगे देखें, क्या निश्चित है कि वह लापरवाह है? क्या निश्चित है पूछा है, क्वेश्चन पूछा, पहले इतना अलग है, क्या निश्चित है कि वह लापरवाह है, क्या निश्चित है कि वह लापरवाह है। तो क्या निश्चित है मतलब क्या शब्द पहले आया है तो इज आएगा, इज इट सर्टेन, अब दैट की, अब ये क्लॉज हो जाएगी, वह लापरवाह है, इज इट सर्टेन दैट की ही इज केयरलेस, अंत में क्वेश्चन मार्क। मैं वही हूं, फिर जोर दे दिया। जब यही इसी टाइप से सेंटेंस आया कि जैसे मैं वही हूं, मैं ही था, वही था, है ना, इस टाइप से, तो सेंटेंस समझ लीजिए वहां इट से शुरू हुआ क्योंकि जोर दिया गया है। कर्ता पर जब जोर दिया जाए तो इट से, तो क्या होगा, इट इज आई, मैं ही हूं, या मैं वही हूं, मैं ही हूं, बात की है। जो करते हु जो तुम्हें सलाह देता हूं, हु एडवाइसेस यू, जो तुम्हें सलाह देता हूं। यह गौर से समझने वाली बात है, यहाँ आई के लिए हु लगा है, ध्यान रखिए, मैंने गलती लिख दी उधर, आपको क्या करना है, इट इज आई हु,
आई के लिए हु लगा है तो हु एडवाइजेस नहीं होगा, क्योंकि आई के लिए अपन वर्ब में ऐसी ऐसी नहीं, हु एडवाइज यू, ये चीज हो जाएगी। समझ गए? ध्यान रखना इसका बहुत। आगे देखो, अगला सेंटेंस दिया है आपका, इसको गौर से समझिए। सेंटेंस दिया है आपका, उन्होंने एक हिरन देखा। तो दे सॉ, उन्होंने देखा, क्या देखा? क्योंकि इतना है पास्ट इंडेफिनिट। उन्होंने एक हिरन देखा, यानी दे सॉ, उन्होंने देखा, क्या देखा? एक हिरन। दे सॉ डियर, वह काला था। अब ध्यान रखना, पहले हिरन की चर्चा की तो आ हिरन हो गया, अब हिरन काला है, अब दोबारा उसकी चर्चा कर रहे, और यह वह शब्द यूज हो रहा है किसके लिए? हिरन के लिए। और हिरन एक जानवर, तो जानवरों, छोटे बच्चों, निर्जीव चीजों के लिए अपन मौसम संबंधी, समय संबंधी, प्राकृतिक घटनाओं के लिए अपन क्या लगाते? इट लगाते। तो इट वाज ब्लैक, ये ब्लैक था। उसकी पूंछ छोटी थी, है ना, तो इट्स टेल, उसकी पूंछ, फिर रिलेटिव प्रोनाउन इट्स आएगा, है ना, मतलब फिर प्रोनाउन इसके लिए क्या आएगा? उसकी पूंछ के लिए। इट्स टेल वाज स्मॉल। आगे देखें, अगला दिया है, यह एक पुराना पेड़ है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को बहुत गौर से समझिएगा। यह एक पुराना पेड़ है, तो जो सामने है उसी के, उसके लिए कहा जा रहा है। यहां इट का प्रयोग नहीं होगा इस जगह। दिस इज एन ओल्ड ट्री, ये एक पुराना पेड़ है। बट लेकिन अब यह फल नहीं देता है। बट लेकिन नाउ, अब यह फल, अब दोबारा चर्चा हो रही, वो भी यह हो रहा है किसके लिए यूज? पेड़ के लिए। वो पेड़ है निर्जीव, इसलिए इसके रूप में अपन ने इट लगाया। इट डज नॉट गिव फ्रूट। समझ में आ गई बात? इस तरीके से इट डज नॉट गिव फ्रूट्स, इस तरीके से जो इट का यूज है वो आपका कंप्लीट हुआ। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कॉन्सेप्ट सारे मैंने एक एक पॉइंट बता दिया है। वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।